बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे रूटीन वाइज। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को डिस्कस किया था। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स को डिस्कस किया था। जो पहला स्टेप था वो था फिल्ट्रेशन। जो दूसरा स्टेप था वो था रीएब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड स्टेप था वो था सेक्रीशन। यानी जो यूरिन है वो इन 3 स्टेप्स की मदद से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज जो हमारा लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस लेक्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू and also important for MDCAT. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑस्मोरेगुलेशन की तारीफ पढ़ी थी। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेन द water and salt concentration in the body is called osmoregulation. बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन है। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने ये देखना है कि किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कैसे है। ये तो हमें मालूम है कि जो किडनी है ये प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीशन में, बिकॉज इट रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हम इसको। प्रोडक्शन ऑफ वेरिड, वेरिड कहते हैं डिफरेंट, वेरिड कहते हैं डिफरेंट को। प्रोडक्शन ऑफ वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंडिंग अपॉन, जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है वो वेरिड होती है। लेकिन वेरिड कैसे होती है? ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड होगा, यानी हाइपोटोनिक यूरिन होगा। अल्टीमेटली अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो अल्टीमेटली जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, यानी हाइपरटोनिक यूरिन होगा। It exhibit kidney as osmoregulatory organ along with excretory role. अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ये जाहिर करता है किडनी जो है ये ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है, इसके साथ साथ इसका एक्सक्रीशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। In this case, we can say that kidney act as a osmoregulatory organ as well as excretory role. Dear students, in a restricted supply of water, अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, रिस्ट्रिक्टेड कम है, कंजर्वेशन
of water is the principal function of kidney. अब जो पानी की कंजर्वेशन यानी अब ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लड के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन होती है वो किडनी कैसे करता है? तो किडनी इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए दो तरह के मेथड इस्तेमाल करता है। इट इज़ डन बाय, पहला मेथड क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा मेथड है वो है हार्मोन्स की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ H2O, अगर ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, रीएब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस, तो नेफ्रॉन में जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। किसकी मदद से कम होगी? इनहिबिशन ऑफ ADH। ADH हार्मोन नहीं निकलेगा, ADH को हम आगे डिस्कस करेंगे। रिडक्शन इन रीएब्जॉर्प्शन काजेज, जैसे ही नेफ्रॉन में पानी की रीएब्जॉर्प्शन की कमी होगी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। यूरिन क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेमिलियन किडनी की ये करेक्टर है, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंट करेक्टर इज दैट बिकॉज इट कंजर्व, मेमिलियन किडनी कंजर्व 99% वाटर। मेमिलियन किडनी जिसमें इंसान भी शामिल है, हैव अडॉप्टेड टू कंजर्व 99% ऑफ वाटर। मेमिलियन किडनी जिसमें इंसान भी शामिल है, इसकी अडॉप्टेशन है कि ये अपनी बॉडी में जो किडनी है वो 99% वाटर को कंजर्व करता है। डियर स्टूडेंट्स, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये नेफ्रॉन का दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस इज glomerulus, a ball of capillaries, and then Bowman capsule, and then PCT, proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule के बाद जो नीचे की जानिब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यह डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग नीचे जो आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है ये वाला, इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये थिन है, ये थिन है। डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले। डियर स्टूडेंट्स, लिम्ब कहते हैं बाजू को, डिसेंडिंग थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी ये जो बाजू नीचे आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे? थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट another part which is ascending, वो पार्ट जो ऊपर की जानिब जा रहा है, इस पार्ट को हम ascending thick लिम्ब कहते हैं बाजू को, ascending thick limb loop of हेनले कहते हैं, क्योंकि ये थिक है। ये देखिए, कंपेयर करवा लें, डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले ये थिन है
और जो असेंडिंग है वो थिक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है। काउंटर कहते हैं अपोजिट को, काउंटर कहा जाता है अपोजिट को, काउंटर अपोजिट। और फिर करंट कहते हैं फ्लो को, करंट कहते हैं फ्लो को। अब रह गया सवाल मल्टीप्लायर क्या होता है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें मल्टीप्लायर की समझ भी आ जाएगी कि मल्टीप्लायर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल है। परमिएबल किसके लिए परमिएबल है? ये पानी के लिए परमिएबल है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। नेफ्रॉन के बाहर ये जो आपको रेड कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं, ये रेड कलर के डॉट, ये जो रेड कलर के डॉट हैं हम इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड एक कैविटी में है, एक कैविटी में है और इस कैविटी को हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। इस कैविटी को हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ परमिएबल है। किसके लिए? वाटर के लिए, कि इसमें से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी जो डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, हेनले जो है ये हाइपोटोनिक है। यानी यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है ये फिल्ट्रेट, यानी वो फिल्ट्रेट जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले में आता है, वो फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक है। यानी हाइपोटोनिक से क्या मुराद है कि इसके अंदर वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को देखते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है। तो सोचें वाटर कैसे मूव करेगा? वाटर हमेशा मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये कौन सा होगा मेथड? ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी? डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पर अब क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। यानी यहाँ से वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए ये मूव करेगा। अब यहाँ पर जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी वो ऑस्मोसिस के ज़रिए होगी, क्योंकि जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले में है
वो हाइपोटोनिक है और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। तो अल्टीमेटली जो वाटर होगा वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज रेफर्ड एज ऑस्मोसिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए परमिएबल है बिकॉज इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, अलाउ ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर। अब ये जो पानी बाहर आया है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आया है। डियर स्टूडेंट्स, अब है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले, ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए। अब थिक लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर मूव नहीं करता। डज नॉट अलाउ ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर की ऑस्मोसिस नहीं करवाता। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट Na इंटू इंटरस्टिशियम। अब यहाँ पर मीडियम क्या है? हाइपोटोनिक है। कहाँ हाइपोटोनिक है? ये थिक लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। अब अल्टीमेटली बाहर वाला मीडियम क्या है? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक से क्या मुराद है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइपरटोनिक है। सॉल्ट ये उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब आप बताएं यहाँ पर कौन सी ट्रांसपोर्ट होगी? अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जो सोडियम है उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट्स, अब है हार्मोन्स। हार्मोन के अंदर ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, अब ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है, यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है। अब हार्मोन की मदद से यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है, अब ये देखते हैं। एल्डोस्टेरोन, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, यानी ये किडनी है, ये किडनी। इस किडनी का जो सुपीरियर पोल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड की से सिक्रीट होता है और ये एक्ट किस पे करता है? ये एक्ट करता है थिक लूप ऑफ हेनले पे। ये थिक एल्डोस्टेरोन थिक लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है। अब एल्डोस्टेरोन जब थिक लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगा तो सोडियम की क्या होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सोडियम, ये सोडियम, सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हम इसे वैसोप्रेसन भी कहते हैं, वैसोप्रेसन।
डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एडीएच जो है, जो एडीएच हार्मोन है, ये ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से, जो पीछे वाला लोब है, लोब कहते हैं टुकड़े को, पीछे वाले लोब से निकलता है। और ये एक्ट किस पे करता है? कलेक्टिंग डक्ट पे। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको समझते हैं। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पोर्स होते हैं। ये पोर्स, ये ग्रीन कलर के पोर्स हैं, ये ग्रीन कलर के पोर्स हैं, ये ग्रीन कलर के पोर्स, ये ग्रीन कलर के पोर्स हैं। जैसे ही एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, एडीएच की वजह से ये जो पोर्स हैं, जिन्हें एक्वापोरिंग कहते हैं, ये पोर्स कहलाते हैं एक्वापोरिंग। नॉर्मल हालत में ये पोर्स बंद होते हैं। जैसे एडीएच इन पोर्स के ऊपर एक्ट करता है, ये पोर्स खुल जाते हैं, ये पोर्स खुल जाते हैं। जैसे ये पोर्स खुलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, जिससे यूरिन और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती। अब यहाँ पर हकीकत में जो एक्टिवली का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो यूरिन आता है वो हाइपोटोनिक होता है, उसमें पानी होता है। जब ये पोर्स खुलते हैं तो वो पानी बहुत तेज़ी से बाहर को निकलता है, इसलिए कहा गया एक्टिवली, बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है एक्वा पोर्स के ज़रिए, इन पोर्स के ज़रिए। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, जो एडीएच है, ADH is inversely proportional to volume of urine। अगर ADH की मिकदार कम होगी तो यूरिन कितना आएगा? क्वेश्चन तो ये है कि एडीएच यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ यूरिन के, यानी अगर एडीएच कम निकलेगा, एडीएच अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कम निकलेगा तो अल्टीमेटली जो यूरिन होगा उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, यानी उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर एडीएच की मिकदार ज़्यादा निकलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड से, और अल्टीमेटली जब एडीएच की मिकदार ज़्यादा निकलेगी, अगर एडीएच की मिकदार कम निकलती है तो अल्टीमेटली यूरिन क्या होगा? डाइल्यूट होगा। अगर एडीएच की मिकदार ज़्यादा निकलेगी तो अल्टीमेटली जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप कॉर्टेक्स में देख रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स में है, ये इसकी कंसंट्रेशन ये 300 इसकी ऑस्मोलैरिटी है, यानी कंसंट्रेटेड है। और यहाँ पर अपर मेडुला में 600 ऑस्मोलैरिटी है,
यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, यानी यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना कंसंट्रेट है 300, यहाँ पर कितना कंसंट्रेट है अपर मेडुला में 600 कंसंट्रेट है, आउटर मेडुला में 900 कंसंट्रेट है, और इनर मेडुला में क्या है ये 1200 ये कंसंट्रेट है। इसका मतलब ये है कि कॉर्टेक्स से जब इनर मेडुला में आते हैं, जब कॉर्टेक्स से इनर मेडुला में आते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड, आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेटेड हो जाता है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, कॉर्टेक्स से मेडुलरी पार्ट में। इनर मेडुला जो है ये इनर मेडुला, अब इनर मेडुला हाईली कंसंट्रेटेड है। अब इनर मेडुला हाईली कंसंट्रेटेड क्यों है? उसके दो रीज़न हैं, एक तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है और दूसरा प्रेजेंस ऑफ यूरिया। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलता है और यूरिया के मुतालिक कहा जाता है कि यूरिया जिस इन्वायरमेंट में जाता है उसे कंसंट्रेट कर देता है। अब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। अब यही यूरिया दोबारा फिर किसमें आ जाएगा? डिसेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। ये प्रोसेस कहलाता है यूरिया रिसाइकलिंग। यूरिया रिसाइकलिंग। अब इनर मेडुला हाईली कंसंट्रेटेड ड्यू टू काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड प्रेजेंस ऑफ यूरिया। यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा, फिर ये यूरिया असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। इस तरह यानी जो कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला होता है ये हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर क्योंकि रिसाइकलिंग होनी है, अब जैसे ही ये कलेक्टिंग डक्ट के पोर खुले हैं, यानी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एडीएच ने एक्ट किया और जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो पोर्स हैं वो खुल गए। जैसे पोर्स खुले बहुत ज़्यादा पानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। अब ये जो बहुत ज़्यादा पानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया है, अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। टॉनिक। अब जाहिर बात है रिसाइकलिंग होनी है। अब यहाँ पर होगी एक ब्लड वेसल, एडिशनल ब्लड वेसल। ये जो एडिशनल ब्लड वेसल है जिसने लूप ऑफ हेनले को सराउंड किया हुआ है, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर वासा रेक्टा में और सॉल्ट भी वासा रेक्टा में। इस तरह से क्या हो जाएगा? दोबारा फिर ये मीडियम क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये रिसाइकलिंग होती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स,
वो फिल्ट्रेट जो कि बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करता है, जो क्रॉस करता है वो 120 ml पर मिनट होता है, 120 ml पर मिनट। फिल्ट्रेट जिसने बोमेन कैप्सूल को क्रॉस किया वो 120 ml पर मिनट होता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है वो 1 to 2 ml पर मिनट होता है। बट दिस कंसंट्रेशंस डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।